आज से लगभग 8-10 साल पहले एक पुलिस वाले ने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे नंगा करके मारेगा। ऐसे इस बुड्ढे को मारा है उसी तरह तेरे को भी मारूंगा कमीने। मुझे आज भी याद है कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड की कंप्लेंट को लेकर पुलिस स्टेशन गया था और वहां पर अंदर एक पुलिस वाला एक बूढ़े आदमी को नंगा करके पीट रहा था। मैंने अपनी कंप्लेंट सबमिट की और चूंकि उसकी एक कॉपी मुझे बैंक में देनी थी, इसलिए मैंने उस कंप्लेंट की एक फोटो ले ली और जैसे ही फोटो खींची उस पुलिस वाले को लगा कि मैंने उसकी फोटो ले ली है और वो भड़क गया और फिर वो मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगा और मेरे फोन को जब्त करके मुझसे कहता है कि जैसे मैं इस बूढ़े को पीट रहा हूं वैसे ही तुझे भी नंगा करके पीटूंगा। मैं 3 रात तक सो नहीं पाया था और यही सोचता रहता था कि उस पुलिस वाले से कैसे बदला लूं। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि आपको किसी ने दबाया हो, आपके मुंह पर इंसल्ट कर दी गई हो और आप बदले में कुछ बोल ना पाए हों। हम सब असहाय हो जाते हैं। जब शत्रु बहुत बलवान होता है तो वहां पर हम चुप रह जाते हैं और कभी कभी शांत रहने में भी भलाई होती है। लेकिन हमारे प्राचीन आचार्य कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई शत्रु ही नहीं बना है जिसे आप हरा नहीं सकते। अगर आपको ये पता है कि किस प्रकार के शत्रु के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए तो अंत में आपकी ही जीत होगी। तो साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के इस बहुत ही विशेष एपिसोड में स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं शुक्राचार्य जी की शुक्र नीति से 6 स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं जिससे आप अपने शत्रु को आज नहीं तो कल मात दे देंगे, चाहे वो फिर आपसे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। तो साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें जिससे सनातन धर्म की सबसे अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। अब बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज से लगभग 1200-1300 साल पहले 8th-9th सेंचुरी के अराउंड हमें आचार्य शुक्राचार्य जी की एक शुक्र नीति नाम का ग्रंथ मिलता है। इस ग्रंथ में अगर आप देखें तो कूटनीति के विषय हो गए, वॉर स्ट्रेटेजीज हो गई, उनकी डीप इंसाइट्स हैं। और इसी ग्रंथ में शुक्राचार्य जी ने षडगुण नीति नाम के एक नियम को डेवलप किया था जिसमें 6 नीतियां बताई गई हैं। अगर आपको किसी शत्रु को हराना है तो शत्रु को पहले असेस करना है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप एक नीति को अप्लाई करके शत्रु को हरा सकते हैं। अब आइए बारी बारी से एक एक नीति को समझते हैं। तो षडगुण नीति में पहली नीति है संधि। अब संधि उस सिचुएशन में लगाई जाती है जब आपका शत्रु बहुत बलवान हो, इतना ज्यादा बलवान हो कि आप क्या दूसरे भी उसे हरा नहीं सकते। तो ऐसे केस में जब शत्रु के पास मोनोपोली है, एक्सट्रीम पावर है, तो उसके साथ संधि कर लेनी चाहिए। अब यहां पर संधि का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर संधि का अर्थ यह है कि चूंकि आप शत्रु के जितना मजबूत नहीं है, इसलिए शत्रु के स्तर पर आने के लिए आप अभी समय को जीतना चाहते हैं। आप संधि करके अपने लिए समय पैदा कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, इसमें आप अहंकार को छोड़कर इस बात को मानते हैं कि हाँ, मैं अभी कमजोर हूं और मुझे समय चाहिए अपने शत्रु के जितना बलवान बनने के लिए। और संधि का बहुत सुंदर एग्जाम्पल है छत्रपति शिवाजी महाराज। आप देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का शत्रु कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब बहुत ही बलवान शत्रु था, उसको कोई दूसरा भी नहीं हरा सकता था। वो उत्तर भारत पर पूरा कब्जा करके एक पावरफुल आर्मी के साथ दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज क्या करते हैं, वो इमोशनल होकर सीधे संघर्ष नहीं करते हैं, वो औरंगजेब के साथ संधि करते हैं। बहुत ही फेमस संधि है पुरंदर की संधि 1665 की। इस संधि में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने 23 किलों को मुगलों को सौंपकर अपने आप को सुरक्षित करते हैं और रणनीति बनाने के लिए, औरंगजेब के सिस्टम को समझने के लिए समय को पैदा करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, वो कूटनीति से वो आगरा जाते हैं, वहां पर मुगल की सत्ता को अंदर से समझते हैं और उसके बाद 1665 में संधि हुई थी, उसके 10 साल के भीतर 1674 तक के लिए संधि में दिए थे, लगभग सबको जीतकर वापस ले लेते हैं और राजा बन जाते हैं। और उनके विजन और रणनीति में इतनी दूरदर्शिता होती है कि उनके जाने के बाद 25 साल के भीतर मराठा मुगलों को हरा देते हैं और 50 साल में तो मराठा जो होते हैं दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। तो ये होती है दूरदर्शिता। ऐसा शत्रु जिसे कोई हरा नहीं सकता, उसको 50 साल के भीतर धुआं कर देते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक अच्छे डिसीजन से। वो क्या था? संधि। यानी औरंगजेब को लगता रहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो हार रहे हैं, लेकिन वो संधि करके अपने लिए, अपनी रणनीतियों के लिए समय पैदा कर रहे थे। तो जब आपका शत्रु आपसे बहुत ज्यादा बलवान हो और कोई दूसरा भी नहीं है जो उसको हरा सके, तो आपको संधि करके समय पैदा करना चाहिए जिससे उस समय में आप अपने आप को ट्रेन करके अपनी रणनीति बनाकर अपने शत्रु की बराबरी कर पाएं।
अब साथियों षड्गुण की अगली नीति है विग्रह। मान लीजिए कि आपका एक ऐसे शत्रु से पाला पड़ा है जो सीधा पंगा नहीं लेता, वो कुछ ना कुछ अपनी हरकतों से आपके लिए समस्या पैदा करता है, क्योंकि ऐसे शत्रु को पता है कि अगर वो आपसे सीधा युद्ध करेगा तो वो हार जाएगा। तो ऐसे शत्रु के साथ विग्रह नीति लगानी चाहिए। अब विग्रह नीति क्या है? इस शत्रु से आप सीधा युद्ध कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप करने जाएंगे तो वो भाग जाएगा, वो सीधा युद्ध तो करना ही नहीं चाहता। ऐसे में आपको कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने होते हैं जिससे शत्रु को ये पता चल जाए कि उसकी छोटी हरकत का भी बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा और इस कारण से वो ठंडा पड़ जाता है। अगर आप विग्रह नीति का एग्जाम्पल देखें तो अभी जो लेटेस्ट हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ये विग्रह नीति का बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भारत से कई युद्ध हार चुका है, धूल चाट चुका है। तो अब उसे पता है कि यदि भारत से आमने सामने युद्ध होगा तो वो टिक नहीं पाएगा, लेकिन अब उसे अपनी जनता को ये भी साबित करना है कि वो भारत का दुश्मन है। इसलिए वो ये छोटी छोटी आतंकवादी हरकतें करता रहता है जिससे वो अपनी जनता को खुश रख सके। तो ऐसे में जब भारत ने एयर स्ट्राइक की या ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान दबाव में आ गया और उसको पता चल गया कि उसके द्वारा दी गई छोटी भी ट्रबल के लिए उसको बहुत बड़े बड़े दुष्परिणाम भोगने होंगे। और इसी विग्रह नीति में हमारा सिंधु जल समझौता का बॉयकॉट आता है। इसी विग्रह नीति में हम इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते हैं, ट्रेड डील बंद करते हैं, जिससे शत्रु अपनी औकात में रहे। अब साथियों षड्गुण नीति में अगली स्ट्रेटेजी है आसन। आसन नीति कब करनी है? जब आपको शत्रु के विषय में बहुत क्लैरिटी ना हो, ये ना पता हो कि शत्रु चाहता क्या है, उसकी इंटेंशंस क्या है, क्या वो सच में शत्रु है भी या बस शत्रु जैसा लग रहा है। जब इस तरह की आपको कंफ्यूजन होती है तो सबसे अच्छा तरीका होता है आसन का। इसमें आप क्या करते हैं? इसमें आप धैर्यपूर्वक वेट करते हैं, और वेट ही नहीं करते बल्कि अपने आप को किसी भी विपत्ति के लिए प्रिपेयर भी करते रहते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट एक्शन नहीं लेते, डायरेक्ट शत्रु के साथ युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन आप उस पोजीशन में अपने आप को डालते हैं कि यदि शत्रु ने आक्रमण कर भी दिया तो आप उसे इजीली हैंडल कर लेंगे और हरा देंगे। और कभी कभी आसन नीति तब भी लगाई जाती है जब आपके कुछ ना करने से शत्रु अपने आप ही थक कर, हार कर, अपने रिसोर्सेस को समाप्त करके हार जाता है, अपना विनाश कर लेता है। और इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल है महाराणा सांगा जी का। उनके समय में बाबर ने भारत पर चढ़ाई की और उस समय दिल्ली में इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था। इब्राहिम लोदी राजपूतों का शत्रु था और महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को हरा भी चुके थे। लेकिन जो बाबर आया था बाहर से, इसने महाराणा सांगा को न्योता भी दिया था कि साथ में मिलकर लड़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि शत्रु को लेकर क्लैरिटी नहीं है। इब्राहिम लोदी तो शत्रु है ही, बाबर भी एक शत्रु की ही तरह है जो बाहर से आक्रांता है। अब बाबर की इंटेंशंस क्लियर नहीं है कि वो इब्राहिम लोदी को हरा कर वापस चला जाएगा जैसे उसके पूर्वज चले जाते थे, या फिर वो भारत में अपना कैंपेन आगे बढ़ाएगा। तो ऐसे में दो शत्रुओं की लड़ाई के बीच में ना पड़कर अपनी स्ट्रेंथ को दूर से ही अपनी स्थिति को इंप्रूव कर लेना, सो दैट कि अगर आगे कोई हमला होता है तो उसमें हमारा अपर हैंड हो। और इसमें प्लस आपका ये भी लाभ रहता है कि दो शत्रु अगर आपस में ही लड़ रहे हैं तो शत्रु ही कमजोर हो रहे हैं। तो इसमें महाराणा सांगा जी ने आसन नीति का उपयोग किया था। अब साथियों षड्गुण नीति में अगली नीति है यान। और यान नीति वहां लगानी चाहिए जब आप शत्रु के विषय में सब कुछ जान चुके हों, यानी शत्रु की कमजोरियां क्या है, उसका सिस्टम कैसे काम करता है, किन चीजों में वो वीक है। अगर ये सब आपको पता चल गया है तो आपको युद्ध में देरी नहीं करनी चाहिए और चढ़ाई करके उसको कम से कम समय में पराजित करना चाहिए। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। क्योंकि भारत पाकिस्तान की एक कमजोरी जानता था, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बीच की दूरी। जो वेस्ट पाकिस्तान था और जो ईस्ट पाकिस्तान था उसके बीच में कम से कम 1600 किलोमीटर की दूरी थी। ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी सेना थी वो आइसोलेटेड थी, वहाँ के जो लोकल्स थे वो पाकिस्तान के खिलाफ थे, और सैम मानेकशॉ जो इसको लीड कर रहे थे वो जानते थे कि हम मानसून के बाद अगर लड़ने जाएंगे तो हम विजयी होंगे। तो हमारी प्रिपरेशन परफेक्ट थी और हमें हमारे दुश्मन के वीक पॉइंट्स का पता था, और इसीलिए हमने सही समय पर चढ़ाई कर दी और मात्र 13 दिन में ईस्ट पाकिस्तान को, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, पराजित कर दिया और 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। इसलिए यदि परिस्थितियां अनुकूल हैं, आपको दुश्मन के बारे में सब कुछ पता है, तो चढ़ाई करने में देरी नहीं करनी चाहिए और कम से कम समय में विजय प्राप्त करनी चाहिए। अब साथियों षड्गुण नीति की अगली स्ट्रेटेजी है आश्रय। ये बिल्कुल संधि नीति की तरह है, जहां पर अगर आपका शत्रु आपसे बलवान है लेकिन उससे भी ज्यादा बलवान शक्ति अगर उपस्थित है तो उस दूसरी बलवान शक्ति के शरण में जाना चाहिए। इसे कहते हैं आश्रय।
जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा भारत पाकिस्तान का 1971 का युद्ध। जब तक मामला बराबरी का था तो भारत ने ईस्ट पाकिस्तान में घुसकर लड़ाई की, लेकिन इसी माहौल में जब अमेरिका और चीन कूद गए और पाकिस्तान का साथ देने लगे तो पलड़ा पाकिस्तान की तरफ भारी होने लगा। अब जब आपका विपक्ष आपसे थोड़ा ज्यादा बलवान हो रहा है तो भारत ने क्या किया? भारत ने रशिया का आश्रय लिया। भारत ने रशिया के साथ इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन किया, जिससे रशियन मिलिट्री की बैकिंग मिली। तो यदि ऐसी कोई शक्ति उपलब्ध है जो आपके शत्रु को परास्त कर सकती है तो इस शक्ति का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन यदि वो शक्ति उपलब्ध नहीं है तब संधि नीति को अपनाना चाहिए। अब साथियों, षड्गुण नीति में जो अंतिम नीति है वो है द्वैधी भाव। ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। द्वैध का मतलब होता है दो प्रकार का, दोहरा, और भाव का अर्थ होता है स्थिति या व्यवहार। जब आप शत्रु से दोहरी नीति अपनाते हैं, कभी उसको आप मित्रता दिखाते हैं, कभी शत्रुता दिखाते हैं, बाहर से बहुत मित्रवत रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर रणनीति बनाते रहते हैं, कॉम्पीट करते रहते हैं, तो ये द्वैधी भाव होता है। आजकल अगर आप देखिए तो अमेरिका कुछ ऐसी ही नीति अपनाता है। कभी वो भारत को अपना मित्र बताएगा, India is a great country with a very good friend of mine at the top. I like your Prime Minister a lot. He's a good friend of mine. कभी भारत के साथ शत्रुता का व्यवहार करता है। Now midnight in Washington, 9:30 a.m. in Delhi. Most Indian goods imported into the US face a 50% tariff. हम इसे हिपोक्रेसी कहेंगे, लेकिन ये रियल में मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजिक बैलेंस है। इसमें आपका फायदा सेंट्रल रहता है और आपके शत्रु मित्र समय के साथ बदलते रहते हैं। ये नीति कब लगानी चाहिए? जब शत्रु के साथ पूरी तरह शत्रुता में भी खतरा हो और उसके साथ पूरी तरह मित्रता में भी खतरा हो। ये बहुत स्पेशल केस है, जैसे अमेरिका और चीन का केस है। अमेरिका पूरी तरह से चीन से दुश्मनी भी नहीं कर सकता, बहुत सी चीजों में चीन पर डिपेंडेंट है। पूरी तरह से मित्रता भी नहीं कर सकता क्योंकि चीन कब विश्वासघात कर दे अमेरिका को नहीं पता। अभी अमेरिका ट्रेड डील करने के लिए चीन गया था, लेकिन आप देखते हैं वहां पर क्या होता है। जब अमेरिकन वापस आ रहे थे तो चीन द्वारा जितने भी गिफ्टेड गैजेट्स थे उन सबको वापस छोड़ देते हैं, क्योंकि अमेरिका भले मित्रता दिखा रहा हो, ट्रेड डील करने गया है, लेकिन उसे पता है कि उन गैजेट्स के माध्यम से चीन उन पर नजर रख सकता है। तो बाहर से मित्रता दिखाई जा रही है लेकिन अंदर से सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जानता है कि चीन से पूरी तरह मित्रता भी खतरे से खाली नहीं है। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से शत्रु से कैसा व्यवहार करना है। शत्रु अगर आपसे बलवान है, आपके बराबर है, आपसे कमजोर है, उसकी कमजोरी आप जानते हैं, शत्रु क्लियर नहीं है कैसा शत्रु है, या शत्रु से शत्रुता और मित्रता दोनों हमारे लिए खतरे से भरी हुई है, तो किस तरह से व्यवहार करना चाहिए इस वीडियो में आपको समझ में आएगा और आप इसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि और भी ऐसे कौन से विषय हैं जो सनातन धर्म से या भारतीय इतिहास से आपको जानने हैं। हम उस पर वीडियो बनाएंगे और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हाइपरक्वेस्ट को सब्सक्राइब करें। साथियों, मैं इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।